27 फरवरी से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश की जनता इस राजनीतिक नाटक के पात्र की तरह व्यवहार कर रही है। हर जगह यही चर्चा है कि अब आगे क्या होगा। कोई कह रहा है कि 6 नहीं पूरे 12 बागी हैं, कोई कह रहा है कि सरकार तो गई, कोई अभी से प्लानिंग में लगा है कि किस किस अधिकारी का तबादला करवाना है, कोई अपनी टिकटों के जुगाड़ में जुट गया है, कोई बदला लेने के पूरे मूड में है। जब समाज ही राज्य के विषयों को नहीं जानता तो फिर सत्ता के शिखर पर बैठे नेता को कौन सी आफत आन पड़ी है कि वह हिमाचल के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोच विचार भी करे। करोड़ों रुपए खर्च करके विधानसभा पहुंचे चैतन्य शर्मा पर दया करते हुए उनके पिताश्री पर प्रहार हुआ है। उसी प्रकार रेत बजरी बेचकर विधानसभा पहुंचे हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वैसे इससे हासिल क्या होगा? पैसे की गेम है तो पैसे से ही सेटल कर लेते। हिमाचल का यह राजनीतिक ड्रामा किसी सस्पेंस सीरियल की भांति आगे बढ़ रहा है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को तो लोग भूल ही गए हैं। अखबारों में भी ड्रामा जान फूंक रहा है, चैनलों को भी व्यूज़ मिल रहे हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी बहती राजनीति में हाथ धो लूँ। भौंके हुए बहुत दिन हो गए हैं तो कुछ कचरा मैं भी फैला दूँ। इन मशहूर विधायकों को दोष देना गलत है। ये तो वही कर रहे हैं जो हर व्यक्ति करना चाहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की लालसा है। बहुत सारा नाम, बहुत सारा धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और बहुत सारी ताकत। इसी तेजी में नेताओं की दौड़ धन तक ही सीमित रह गई है। समाज की स्वीकारता और समाज का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो ज़्यादा धन खर्चता है। पैसे की डिमांड समाज की ओर से उपजने लगी है। बेशक कभी नेताओं ने ही पैसा बांटने की शुरुआत की थी। अब समाज पैसे का आदी हो चुका है। जो नेता पैसा फेंकेगा, समाज उसी को ही तमाशा दिखाने का मौका देगा। हिमाचल की राजनीति का यह तमाशा उसी पैसे का खेल है। अब जब समाज पैसा पैदा करने वाले नेता को पसंद करने लग गया है तो नेता भी अपनी कार्रवाई करेगा। वह नैतिकता को लात मारकर आगे बढ़ता है, अप्रत्याशित कदम उठाते हुए दिखाई देता है। मशहूर विधायकों की बैकग्राउंड देखोगे तो आप पाते हैं कि ये 9 के 9 धन या राजनीतिक विरासत के दम पर विधानसभा पहुंचे हैं। इन्हें शुरू से ताकत और पैसा चाहिए था। इस समय ताकत का केंद्र भाजपा है। भाजपा में ज़्यादा आज़ादी और पैसा भी है। इन नेताओं में कुछ क्रशर और अवैध माइनिंग में लिप्त हैं, कुछ बड़े कारोबारी हैं, कुछ को विरासत में कांग्रेस की टिकट मिली है। पार्टी ने इन्हें इन्हीं 2 योग्यताओं के आधार पर टिकट दिए थे, पैसा और रसूख। जब पार्टी पैसे और नाम पर टिकट देती है तब टिकट पाने वाला नेता भी धन और घमंड में पार्टी को प्रत्युत्तर देता है। जो पैसे खर्च करके पार्टी में आता है वह अधिक बोली लगाने वाले के साथ मिल गया तो हैरानी किस बात की। यदि राजनीति के केंद्र में चरित्र नहीं होगा, जब तक राजनीतिक पार्टियां राष्ट्र और समाज निर्माण के प्रति सजग नेताओं को आगे नहीं बढ़ाती, तब तक हम इस तरह के तमाशे देखते रहेंगे। कहानी राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई थी। कांग्रेस ने भी क्या किया? एक ऐसे वकील को हिमाचल पर थोपना चाहा जो हिमाचल का ह भी नहीं जानता था। हारने के बाद देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मैं फिर से देवभूमि आऊँगा। मुझे पक्का यकीन है कि अभिषेक मनु सिंघवी एक अमीर वकील के रूप में पहले भी हिमाचल आए होंगे। यहाँ के शानदार नज़ारों का भी आनंद लिया होगा। होटलों की खिड़कियों और पहाड़ों की पगडंडियों से प्रकृति के अद्भुत नज़ारे भी देखे होंगे। वे स्वयं रंगीन व्यक्ति रहे हैं तो देवभूमि के रंगों को भी निहारा होगा। राज्यसभा चुनाव में पराजय के अपमान का घूंट पीकर भी क्या वे सच में हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो शिमला हाई कोर्ट, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल की आत्मा है। यदि वे पहाड़ और नदियों के विषय को इन 3 संस्थानों में उठाते हैं तो वे एक झटके में हिमाचली जनमानस की दृष्टि में आ जाएंगे। फिर जनता की स्वीकारता मिल जाएगी। फिर अभिषेक मनु सिंघवी को किसी विधायक को नाश्ते डिनर के लिए भी नहीं पूछना पड़ेगा।
फिर वे ये नहीं कह सकेंगे कि मैं देवभूमि के लोगों को क्या समझता था और वे क्या निकले। पहले अभिषेक मनु सिंघवी को साबित करना होगा कि वे हिमाचल के लिए क्या हैं। फिलहाल हिमाचलियों के लिए वे कुछ भी नहीं हैं। कुछ होने के लिए सिंघवी को तो कुछ करना होगा। लेकिन आजकल नेता कठिन मार्ग को नहीं चुनते। उन्हें इन सभाओं में जाने की जल्दी है। पहले विधायक बनने की जल्दी, फिर मंत्री और सांसद, फिर मुख्यमंत्री। हर नेता ताकत चाहता है, लेकिन देवभूमि के बारे में सोचने का किसी के पास समय नहीं है। एक के बाद एक होटलों, गेस्ट हाउस में छिपते छिपाते घूम रहे विधायकों के बारे में जरा सोचिए। कुटलैहड़ और हमीरपुर के विधायक खननकारी हैं। दोनों प्रकृति के विध्वंस से पैसा बनाते हैं। ऐसे लोग जिनका पैसा नदी और पहाड़ खोदकर उगता हो, वे हिमाचल का क्या भला करेंगे। सुक्खू और उनके बचे हुए साथी जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि पैसे के लोभी नेताओं ने हमें दगा दे दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें काले नाग भी कहा था, लेकिन सुक्खू भूल रहे हैं कि देवभूमि में काले नागों को भी पूजा जाता है। नाग अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से जीवन जीता है। कभी झूठा वादा नहीं करता कि तुम लोग यदि मेरी पूंछ पर पैर रखोगे तो मैं काटूंगा नहीं। राजनेता तो बिना पूंछ पर पैर रखे भी काट सकता है, बल्कि नाग तो सच्चा सुच्चा और सहज जीवन जीने वाला ठंडे खून का ठंडा प्राणी है। कांग्रेस के 6 नेता किस एंगल से काले नाग निकले? जिन्हें नागों और राजनेताओं में भेद करना नहीं आता, वे खुद को राजनेता बोल भी कैसे सकते हैं? राजनेता धरती का सबसे खूंखार प्राणी है। यदि नाग भी उसे डस ले तो नाग के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि नाग प्रकृति को लूटकर अपने जहर की ग्रंथि नहीं भरता, अपितु राजनेता राज्य को डुबोकर अपनी हीन ग्रंथि को भरने की कोशिश करता है। मैं तो अब अपने मित्रों को भी स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राजनीति के शिखर पर चढ़ना है तो कोई ऐसा काम करो जिससे राज्य के संसाधन बाहर बाजार में बेचे जा सकें। क्रशर लगाओ, खैर और लकड़ी की तस्करी करो, होटलों में जिस्म के कारोबार में उतरो, धन जुटाओ और विधानसभा पहुंचो। शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज और विकास की बात करने में समय मत गंवाओ। ओखे सोखे होकर खनन के कारोबार में आओ, नदियों और पहाड़ियों में क्रशर लगाओ, अवैध खनन से खूब सारा धन कमाओ, फिर उसका कुछ हिस्सा अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच लुटाओ। चेक बांटो, स्कूलों में दरियां दान करो, लड़कियों की शादियों में शगुन दो। जैसे ही खनन का पैसा समाज में बढ़ता है, हम सभी उस खनन के भागीदार बन जाते हैं। फिर नेता गलत नहीं रहता, हम गलत हो जाते हैं। नेताओं को यदि रेत, बजरी, सरकारी ठेके और वन कटान का पैसा ना मिले तो उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। असल में हिमाचल की पॉलिटिक्स इस समय रेत, बजरी, जंगल, सरकारी ठेकों की लूट की राजनीति बन चुकी है। इस बीच किसे पड़ी है कि समाज किस ओर जा रहा है? समाज के भीतर आए बिखराव और गिरावट पर किसका ध्यान जाएगा? मंदिरों में चढ़ावे की लूट और प्रकृति के हनन की कौन बात करेगा? पूरा राज्य मसाला राजनीति में व्यस्त है। सारी जनता चटकारे लगाकर अपनी बोरियत भरी जिंदगी में एक नया उत्साह देख रही है। हिमाचल के राजनीतिक ड्रामे ने लोगों के बीच एक तरंग सी भर दी है। कुछ नया नया होता दिख रहा है। पूरा वातावरण रोमांचित है। लोगों को एक दूसरे से बात करने का नया बहाना मिल गया है। ऐसा लगता है किसी ने ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया है। राजनीतिक रंगमंच ने जनता का मन मोह लिया है। एक तरफ सीएम सुक्खू रो रहे हैं तो दूसरी ओर जनता के चेहरे पर सस्पेंस की ताजगी बनी हुई है। यही मानव की सच्चाई है। युद्ध, विपत्ति, आपदा उसे रोमांचित करते हैं। मानव कुछ ना कुछ नया होता देखना चाहता है। इस बात से बेफिक्र कि इन ड्रामों से उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि चुनाव होंगे तो उसी के हिस्से का पैसा लुटेगा। यदि चुनाव होंगे तो उसके बच्चे ही शराब में डूबेंगे। मानव राजनेताओं के सम्मोहन में जीवन बिता रहा है। सड़क, गांव, चौक चौराहों, बसों की बॉडी से लेकर मोबाइल, टीवी, राशन की बोरी से लेकर टी शर्ट, सरकारी भवनों से लेकर पेशाब करने वाली दीवार तक
हर जगह राजनेता छाया हुआ है। कलयुग में राजनेता ही तुम्हारा भगवान हो गया है। तुम ईश्वर को इतना याद नहीं करते जितना राजनीति और राजनेताओं का ध्यान करते हो, ये जानते हुए भी कि राजनीति का खेल कितना गंदा हो गया है। लेकिन समाज दिन भर उसी गंदगी में लौटना चाहता है, क्योंकि हम मानव ही मानवों द्वारा रचित दुष्ट राजनीति के केंद्र में स्थापित हैं। राजनेता जो भी करता है वह हमारे लिए ही करता है। हम यदि ऐसे ना हो जैसे हम बन गए हैं तो राजनेता भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे वे बन गए हैं। यदि हिमाचल या देवभूमि राजनीति की धुरी बन जाए और पैसा शराब चुनाव से हट जाए तो लगभग सारी विधानसभा खाली हो जाएगी। इन 68 विधायकों में से शायद ही कोई फिर से विधानसभा में दिखाई दे। इस समय हिमाचल के 68 विधायकों में एक भी ऐसा नहीं दिखता जिसे हिमाचल की जरा सी भी परवाह हो। हर कोई अपने पद, अपनी पार्टी, अपने पैसे, अपने अहंकार की तृप्ति में लगा है। विधानसभा का सही से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि एक भी विधायक राज्य हितैषी मालूम नहीं होता। राज्य उसकी कल्पना में भी नहीं है। राज्य का भविष्य उसकी सोच में दूर दूर तक नहीं दिखता। फिर कौन है जो हिमाचल को चला रहा है? कोई नेता अपने वोटर का हितैषी हो सकता है, उसे अपनी जाति या अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता हो सकती है, लेकिन हिमाचल की चिंता या हिमाचल के भविष्य की उसे कोई समझ नहीं। विधायकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी हो, जिनकी दौड़ जनता की मांगों और अपनी वोटों तक ही सीमित है। जिसे बिखरते हिमाचल समाज से, पहाड़ों, जंगलों और नदियों से कोई प्रेम नहीं। लेकिन हिमाचल का नेता ऐसा क्यों हो गया है? हम जनता ने ही ऐसे लोगों को विधानसभाओं में पहुंचाया है जो किसी गांव के प्रधान बनने के भी योग्य नहीं थे। इसका एक ही अर्थ है, गिरावट हिमाचल के समाज में है। समाज जैसा होगा, नेता भी वैसा होगा। 27 फरवरी से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश की जनता इस राजनीतिक नाटक के पात्र की तरह व्यवहार कर रही है। हर जगह यही चर्चा है कि अब आगे क्या होगा। कोई कह रहा है कि 6 नहीं पूरे 12 बागी हैं। कोई कह रहा है कि सरकार तो गई। कोई अभी से प्लानिंग में लगा है कि किस किस अधिकारी का तबादला करवाना है। कोई अपनी टिकटों के जुगाड़ में जुट गया है। कोई बदला लेने के पूरे मूड में है। जब समाज ही राज्य के विषयों को नहीं जानता तो फिर सत्ता के शिखर पर बैठे नेता को कौन सी आफत आन पड़ी है कि वह हिमाचल के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोच विचार भी करे। देखिए, ये सच है कि लोअर हिमाचल का भूगोल बदल रहा है। यहाँ की सामाजिक संरचना धीरे धीरे बिगड़ रही है। अपर हिमाचल के पर्वत भी अस्थिर हो रहे हैं। हिमाचल जलवायु परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। बाहरी राज्य से आने वाले सैलानी भी इसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। रेलगाड़ियां बढ़ने वाली हैं। तापमान में अभूतपूर्व उतार चढ़ाव जारी है। पर्यटन इस सुंदर हिमाचल को बदसूरत बना रहा है। देवभूमि में धर्म की बजाय अधर्म का बोलबाला है। हिमाचल एक नगरवधु की तरह बन चुका है। हर कोई इसे भोगना तो चाहता है लेकिन सम्मान नहीं देना चाहता। नगरवधुओं को जवानी में तो राजा, महाराजा, मंत्री और व्यापारी भोगा करते थे, लेकिन जैसे ही उसका यौवन ढलता था तब किसी चौराहे पर ही वह भिक्षा मांगती नजर आती थी। यह राज्य उसी दिन तक बचा है जब तक इसके पहाड़, नदियाँ और जंगल सौंदर्य से भरे हैं। अब तो समय ऐसा है कि साधारण हिमाचली की दौड़ 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन पर पूरी हो रही है। उसकी सोच नरेगा, सरकारी नौकरियों और ठेकों तक ही सीमित है। कोई सड़क, नदी, नाला, पहाड़ी, चो और तालाब ऐसा नहीं बचा है जो कचरे से ना भरा हो। हिमाचली लोगों ने अपने खेत प्रवासियों को सौंप दिए हैं। मजदूर भी बाहर से लाए जा रहे हैं। हमारे गांव, कस्बे, शहर झुग्गी झोपड़ियों से घिर रहे हैं। नदियां गंदा नाला बनने की ओर हैं। छोटे मोटे कारोबार भी बाहरी फेरी वालों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। भवन निर्माण, फर्नीचर, सैलून, टेलरिंग, फल सब्जी के व्यापार से लोकल आदमी गायब हो रहा है। हिमाचल की जीडीपी के एक बड़े हिस्से से हिमाचली वंचित हो चुका है। यह राज्य आज एक नई दिशा चाहता है।
यहाँ का मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष भविष्य की चुनौतियों से लगभग अनभिज्ञ है। दुनिया में कई देश आकार में हिमाचल से छोटे हैं, लेकिन उनकी आय और उनकी अर्थव्यवस्था हिमाचल से कई गुना बड़ी है। आज एक अमीर राज्य का अपने कर्मचारियों को सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा है। हिमाचल एक संसाधन संपन्न राज्य है, परंतु यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार और अधर्म इसे लगातार गिराता जा रहा है, इसे कर्ज में डुबोता जा रहा है। यहाँ की राजनीति इस राज्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यहाँ का राजनीतिक वातावरण जहरीली गैस से भर चुका है। जहरीली गैस की सप्लाई तभी काटी जा सकती है जब हम ऐसे नेतृत्व को आगे भेजें जो इस राज्य को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा सकता है, जो होटलों में छिपते छिपाते घूम रहे हैं और जो आगे जाकर होटलों में छिपने की तैयारी में है। ऐसे नेता आपको क्या भविष्य देंगे? कल को ऐसे नेता हिमाचल को बेचकर भी भाग सकते हैं। इसलिए जिम्मेदारी से भागने वालों की बजाय उन नेताओं को आगे बढ़ाओ जो हिमाचल के उज्जवल भविष्य के लिए कठोर निर्णय लेने का सामर्थ्य रखते हैं, जो हिमाचल के लुटते संसाधनों को बचाने के लिए राज्य की सीमाएं सील कर सकते हैं, जो नदियों को लूटने वालों पर नकेल कस सकते हैं, जो सेब और सब्जी के कारोबार में लोकल व्यापारियों को आगे करने की सोच रखते हैं, जो हिमाचल को बाहरी लेबर से मुक्त करवा सकते हैं। यदि मौजूदा नेताओं को आगे करते जाओगे तो एक दिन हिमाचलियों को ही राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। पंजाब इसका जीता जागता सबूत है। आज पंजाब का लोकल नागरिक वहाँ रहना पसंद नहीं करता। वहाँ के नेता शुरू से विदेश भागने में विश्वास रखते थे। फिर एक दौर आया कि पंजाबियों ने अपने ही भाई बहनों को देश से बाहर भेजने के नाम पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए से बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। आईलेट्स सेंटर पर पंजाब सरकार मदद करने लगी। देखते देखते अब पंजाब अपनी पहचान गंवा रहा है। हिमाचल का नेता भी उसी रास्ते पर है। यहाँ की नदियाँ और जंगल उसके निशाने पर हैं। उनकी रक्षा करने की बजाय वह प्रकृति को नष्ट करके पैसा कमा सत्ता सुख भोग रहा है। पंजाबियों ने अपने खेत खाली किए तो उसे प्रवासियों ने भर दिया। उन्होंने छोटे काम धंधे छोड़े तो आज पूरा यूपी बिहार पंजाब को कब्जा चुका है। हिमाचल वालों को भी पंजाबियों वाला चस्का लग चुका है। पंजाबी भी देर से शादी और 1-2 बच्चे पैदा करने में विश्वास रखता था। हिमाचली भी वैसा ही कर रहा है। सब्जी वाला, मजदूर, मिस्त्री, मैकेनिक और तमाम कारीगरी से हिमाचली विलुप्त हो जाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पंजाबी अपनी मातृभूमि को बेच भाग रहा है। लोअर हिमाचल से लेकर अपर हिमाचल तक भी यही होने वाला है। एक दिन हिमाचल भी हिमाचलियों से खाली होगा और यह तो प्रकृति का नियम है। कोई जगह खाली नहीं रहती, उसका स्थान भरने के लिए दूसरा आता है। धीरे धीरे हिमाचल का पतन भी तय है। इसे बचाना है तो नेताओं और अधिकारियों के दिमाग की बजाय हिमाचल से प्रेम करने वाले नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा। यदि आपको लगता है कि 68 में से कोई एक विधायक भी हिमाचल की जरा सी भी समझ रखता है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम और उसकी सोच की एक झलक जरूर दिखाएं। यह समय मसालेदार राजनीति का नहीं है। जरा सोचिए हिमाचल जा किस ओर रहा है। यदि आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो नीचे दिए गए UPI नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।